प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलदेवाराम, सहायक आचार्य हिंदी। आज का जो हमारा विषय है वह है रेखा चित्र एवं संस्मरण। यह दो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध गद्य विधाएं हैं और आजकल जो कथेतर गद्य विधाओं का दौर है, ऐसे में ये दोनों विधाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज के वीडियो में हम रेखा चित्र एवं संस्मरण के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हुए उनके प्रसिद्ध लेखकों के बारे में और उनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में बात करेंगे। यह हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य से जब से आधुनिक काल प्रारंभ होता है, तब से गद्य विधाओं का दौर शुरू हुआ। गद्य विधाओं के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र या उनके समय के लोग हालांकि रेखा चित्र एवं संस्मरण नहीं लिख पाए, लेकिन ऐसी कुछ बातें उन्होंने लिखी, ऐसी कुछ रचनाएं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, उसमें उनकी संस्मरणात्मक प्रतिभा देखने को मिलती है। असल में ये दो शब्द रेखा चित्र एवं संस्मरण, संस्मरण का मतलब जो स्मरण करके लिखा जाए, और रेखा चित्र शब्द असल में चित्रकला का शब्द है। रेखाओं के द्वारा बना दिए गए चित्र। साहित्य में उपकरण है वो रेखाएं नहीं होती, शब्द होते हैं, तो शब्दों के द्वारा बना दिए गए चित्र। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई रचना होगी, ऐसी कोई विधा होगी, जब कोई कवि कविता पढ़ता है, जब कोई कहानीकार कहानी लिखता है, तब भी उसमें कहीं न कहीं चित्र बनते हैं, और चित्र बनना साहित्य में लाजमी है। संस्मरण यानी स्मरण का प्रयोग भी, स्मरण नामक जो टूल है उसका भी प्रयोग साहित्य में खूब किया जाता है, लेकिन हम यहाँ एक अलग विधाओं के रूप में इनको पढ़ रहे हैं। रेखा चित्र एवं संस्मरण दोनों विधाएं अपने आप में आपस में इतनी मिली हुई हैं, आपस में उतनी इसमें साम्यता है, एक विधाओं का दूसरी विधा में जाना और उनकी आपस की जो अंतःक्रिया वो इतनी गहरी है कि इन दोनों को अलग अलग कर पाना और इनके रचनाओं को अलग अलग कर पाना बेहद मुश्किल काम है। इसलिए इनका एक साथ ही अध्ययन किया जाता है। हम भी इनको एक ही साथ पढ़ रहे हैं। रेखा चित्र एवं संस्मरण के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम अपनी स्लाइड के माध्यम से देखते रहेंगे। संस्मरण और रेखा चित्र दोनों विधाओं के बारे में एक बात मैंने अभी चर्चा आपसे की। भारतेंदु युग में इनकी झलक तो मिलती है, रेखा चित्र और संस्मरण की थोड़ी बहुत झलक हमें मिलती है विभिन्न रचनाओं के माध्यम से, लेकिन एक विधा के रूप में इनकी विधिवत शुरुआत नहीं उसकी। एक स्वतंत्र विधा के रूप में संस्मरण और रेखा चित्र तीसरे या चौथे दशक में स्थापित हो सके। हम यूँ कह सकते हैं कि जब से सरस्वती पत्रिका हुई या उसके बाद जाके बहुत आगे जाकर इन विधाओं का स्वतंत्र रूप में विकास हो सका। भारतेंदु के समय नाटक, निबंध या हम कह सकते हैं कि उपन्यास या कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन संस्मरण और रेखा चित्र उतनी ये नई विधाएं थी। और इस प्रकार से यूँ हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने ऐसे अपने साथियों के बारे में या किसी दिवंगत साथी के बारे में श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा, लेकिन एक विधा के रूप में यह विकसित नहीं हो सकी। पहले हम इन विधाओं के बारे में कुछ विद्वानों के द्वारा कहे हुए कथन को पढ़ेंगे, इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहला कथन जो हमारे सामने है वो डॉक्टर अमरनाथ का है। वो कहते हैं कि संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। संस्मरण मूलतः अतीत और वर्तमान के मध्य एक सेतु है। हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली में वे कहते हैं कि संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति। सम्यक का मतलब क्या है? संस्मरण का प्रयोग है वो, संस्मरण लिखे जाते हैं स्मृतियों के आधार पर, लेकिन अगर किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में हमारी स्मृति ठीक ठाक नहीं है तो हम नहीं लिख पाएंगे। ऐसी धुंधली स्मृतियां, ऐसी कमजोर स्मृतियां संस्मरण नहीं बन पाती। क्यों लिखता है व्यक्ति संस्मरण, और दूसरा कोई पढ़ेगा भी क्यों? इसका एक विशेष कारण है। हम किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी स्थान आदि से इतना गहरा लगाव महसूस कर पाते हैं कि जब उससे दूर होते हैं, 5 साल, 10 साल या 20 साल के बाद उनकी स्मृतियां हमारे मन में अमिट एक छाप रखती है और उस छाप वो बार बार मांग करती है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तियां लिखी थी,
उसकी भूमिका में वो कहते हैं, वो किसी जेल में थे जब माटी की मूर्ति उन्होंने लिखी, तब वो कहते हैं कि ये जो लोग माटी की मूर्ति में आ गए हैं, वो जेल में जब मैं था, हजारीबाग जेल में थे वो, हजारीबाग जेल में रहते रहते मेरे मानस में और मेरे दिमाग में इतनी वो जोर मारने लगी और बाहर आने के लिए छटपटाने लगी। मैंने लिखने की शुरुआत की और इस तरह से माटी की मूर्तियाँ सामने आ गई। कहने का भाव यह है कि बहुत सम्यक का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब ठीक ठीक स्मृतियाँ, यानी वे स्मृतियाँ जो हमारे भीतर कहीं गहरी छाप छोड़ जाती है और फिर हम उनको याद करते रहते हैं, और फिर हम जब तक व्यक्ति के भीतर का जो द्वंद्व है वो समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक वो उसको किसी प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर देगा। इसलिए वह स्मृतियाँ जो मजबूत हों, जो भीतर कहीं गहरे बैठी हों, उनसे संस्मरण लिखे जाते हैं। एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। सार्थक इसलिए क्योंकि हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं असल में जिनका व्यवहार विशिष्ट हो, जो व्यक्ति किसी न किसी कारणों से विशिष्ट हो, अपनी प्रतिभा से विशिष्ट हो सकते हैं, अपने शोषित होने के कारण विशिष्ट हो सकते हैं, अपने स्वभाव के कारण विशिष्ट हो सकते हैं। ऐसे विशिष्ट लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ना भी सार्थक होता है, हम समृद्ध होते हैं, और असल में ऐसे लोगों को पढ़कर हम संवेदनशील होते हैं। साहित्य का मुख्य काम तो संवेदनशील बनाना है ही। डॉक्टर पल्लव कहते हैं कि संस्मरण वर्तमान में अतीत के बारे में लिखे जाते हैं। यह बहुत सीधी परिभाषा और बहुत सटीक भी है। ये मूल बात है कि वर्तमान में हम वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में भौतिक रूप से उपस्थित हुए मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से अतीत में चले जाते हैं। हम याद करते हैं। संस्मरण कोई भी लिख सकता है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो साहित्यकार नहीं है वो भी लिख सकता है। साहित्यकार अच्छे संस्मरण लिखते हैं। संस्मरण वर्तमान में अतीत के बारे में लिखे जाते हैं, वे आत्मकथा नहीं होते और न जीवनी। डॉक्टर पल्लव यह कहते हैं। डॉक्टर पल्लव के जो वीडियो उन्होंने बनाया है उसका भी मैं आपको लिंक नीचे लास्ट में दूंगा। वे आत्मकथा नहीं होते और न जीवनी। आत्मकथा अपने जीवन के पूरी, हम यूँ कह सकते हैं अपने जीवन का विस्तार आत्मकथा में होता है, उसमें गहराई भी होती है। आत्मकथा में आत्मचरित्र के उद्घाटन के जितने अवसर होते हैं उतने अवसर यहाँ नहीं होते। आत्मकथा में हम अपने आप को जितना उद्घाटित कर पाते हैं उतना संस्मरण में नहीं कर पाते। महादेवी वर्मा की एक बड़ी रोचक बात है, मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। वो यूं कई बात तो हालांकि वो लंबी चौड़ी है, लेकिन वो एक बात यूं कहती है कि जैसे कहीं आग जली और अंगारा जो होता है ना, उसके आसपास चारों ओर हल्की सी राख लिपटी रहती है। सॉरी, वो राख इसलिए लिपटी रहती है ताकि अंगारे के भीतर की आग को जिंदा रख सके। तो संस्मरण जो लिखता है, तो एक तो संस्मरण लेखक हो गया और एक वो हो गया जिसके बारे में संस्मरण लिखा जा रहा है। तो फिर मुख्य कौन है? मुख्य कौन है वहां पे ज्यादा? आप जब पाठक जब संस्मरण को पढ़ता है तो किसके बारे में अधिक सोचता है? उसके बारे में जिसने लिखा है या उसके बारे में जिसके लिए लिखा गया है, जिसको याद करके लिखा गया है? जाहिर सी बात है, जिसको याद करके लिखा जाता है पाठक उसके बारे में अधिक सोचता है पढ़ते हुए। पहले वह देखता है कि यह रचना महादेवी वर्मा की है, लेकिन बाद में वह बिल्कुल खो जाता है। घीसू या बिंदा या गोरा उसमें बिल्कुल खो जाता है। तो कहने का मतलब जो लेखक है वो केवल इतनी भूमिका निभाता है कि अंगारे के बाहर जो राख, जो केवल अंगारे की आग को कायम रखने का काम करती है, अगर आपको अंगारे को देखना है तो उस हल्की सी राख के पार जाना होगा। तो लेखक का स्वयं का जो व्यक्तित्व है, स्वयं की जो अनुभूति है मैं माफी चाहता हूँ, स्वयं की जो अनुभूति है वो केवल उस राख के समान होती है। तो इसलिए आत्मकथा नहीं होती। और जीवनी इसलिए नहीं होती क्योंकि जीवनी जैसा विस्तार यहाँ नहीं है। जीवनी में पूरे जीवन, उनके जीवन के पूरे रंग सबको लेकर एक लंबी चौड़ी दास्तान कही जाती है। एक दस्तावेज जैसी चीज होती है। आत्मकथा और जीवनी वास्तव में एक दस्तावेज है पूरे जीवन का। संस्मरण में दस्तावेजीकरण नहीं होता। संस्मरण में एक मार्मिकता होती है। एक व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से भावनात्मक जुड़ाव होता है। उसको याद करते हुए हम अपने मन को गुदगुदाते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, करुणा से भर आते हैं।
संवेदनशील हो जाते हैं और पाठक की करुणा, पाठक की संवेदना संस्मरणकार की संवेदना और उसकी करुणा के साथ जुड़ जाती है। आगे डॉक्टर पल्लव कहते हैं, संस्मरण इतनी तरल विधा है कि अपने बारे में लिखो तो आत्मकथा लगे, दूसरों के बारे में लिखो तो रेखा चित्र या निबंध लगता है, जगहों या यात्राओं के बारे में लिखा जाए तो यात्रा वृत्तांत हो जाता है। ये सब शैली है। संस्मरण और रेखा चित्र है वो असल में यात्राओं के बारे में भी संस्मरण लिखे जाते हैं, अपने बारे में भी लिखे जाते हैं, दूसरों के बारे में भी लिखे जाते हैं। तो वास्तव में यह इतनी तरल विधा है कि हम यह नहीं कह सकते किसी एक विधा से संस्मरण है वो समृद्ध होता है। संस्मरण अनेक विधाओं से समृद्ध होता रहता है। ये महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है, इसको आप पढ़ें। अगर एक बार में आप कोई बात नहीं समझ पाते हैं तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं। इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। असल में स्मृति चित्र कहने का मतलब यहाँ रेखा चित्र है। स्मृति का मतलब स्मरण यानी संस्मरण की विशेषता, चित्र यानी एक इमेज बन जाना यानी रेखा चित्र की विशेषता। अगर हम स्मृति चित्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें संस्मरणात्मक रेखा चित्र शब्द आ जाता है। महादेवी कहती हैं कि इनमें मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। अगर हम अपने से नहीं जोड़े, यहाँ इस बात का मतलब यह है कि हम अपने से नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो स्मृतियाँ जीवित नहीं होगी। हम अलग कैसे रह सकते हैं? हम किसी को याद करें और हम उससे अलग कैसे रह सकते हैं? हम अपनी परिधि में लाकर ही उसको देख पाते हैं। उससे बाहर तो वे अनंत अंधकार के अंश मात्र हैं। परंतु मेरी निकटता जनित आत्मविज्ञापन यानी उस संस्मरण में, उस रेखा चित्र में मेरा होना, परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहती है। अगर अंगारें खुले में हो तो जल्दी बुझ जाते हैं। अगर आप देखें, कभी आपने महसूस किया हो, तो अंगारे के आसपास एक हल्की राख उभर आती है और फिर अंगारा उसके भीतर जीवित रहता है। तो मेरी जो निकटता है किसी संस्मरण में या रेखा चित्र में या संस्मरणात्मक रेखा चित्र में मेरा आना, मेरा खुद का व्यक्तित्व उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो अंगारे को जिंदा रखने के लिए उसे घेरे रहती है। आगे अरुण प्रकाश की एक पंक्ति है, संस्मरण अतीत के खास क्षणों, महत्वपूर्ण मोड़ों को फिर से जीवित करने की कोशिश होती है। खास और महत्वपूर्ण, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। हर कोई भी स्मृति संस्मरण नहीं बन सकती। हर व्यक्ति जो हमें मिलता रहता है हम उसके बारे में संस्मरण नहीं लिख सकते। खास और महत्वपूर्ण, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कई बार संस्मरण लिखते समय अतीत की साधारणता भी महत्वपूर्ण लगने लगती है। आत्मकथा में निजी जीवन की दस्तावेजीकरण की कोशिश होती है तो संस्मरण में दस्तावेज की शुष्कता के बजाय भावना अधिक सक्रिय हो उठती है। अतीत के मुलाकाती जिनसे हम मिलते रहते हैं, परिजन, अपने लोग, घटनाएं अधिक आत्मीयता से प्रस्तुत हो पाती है। असल में इस बात से हम ये समझते हैं कि संस्मरण हम ऐसे लोगों के बारे में लिखते हैं जिनसे हमारा लंबा जुड़ाव रहा हो, और कई बार लंबा नहीं हो, बहुत लंबा नहीं हो लेकिन गहरा हो सकता है। एक व्यक्ति से हम लगातार 2 साल तक मिलते रहें, उनसे संबंध बनाए रखें, फिर भी उतना गहराई उसमें संबंधों में नहीं हो, आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति हमें 5 दिन मिलता है और 5 दिन में वो गहरी छाप छोड़ जाता है। एक सेमिनार में हम कहीं गए और 2 दिन किसी से विशेष मुलाकात हुई, बहुत गहरी छाप और बहुत गहरी चर्चा किसी से हो जाती है तो एक आत्मीयता का भाव हो जाता है, तो भी हम संस्मरण लिख सकते हैं। यहाँ कुछ 2-1 बातें जो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कि संस्मरण है क्या। एक बहुत सीधी सी बात मगर बताऊं कि स्मृति के आधार पर लिखे गए लेख संस्मरण कहलाते हैं। ये बिल्कुल बालकों जैसी परिभाषा है। हम सारी बातें जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ के कर रहे हैं। मेरे से भी बहुत अच्छे विद्वानों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैं जैसी मेरी मति और योग्यता है मैं बता रहा हूँ। स्मरण करने योग्य अथवा स्मृति में घर कर चुके व्यक्ति, घटना, स्थान आदि के बारे में साहित्यिक लेखन, या साहित्यिक शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि लेखन में अगर कलात्मकता नहीं हो, हम किसी को याद करें लेकिन याद करने का शौर अगर नहीं हो तो फिर वो संस्मरण नहीं बन पाएगा। स्मरण करने योग्य
अथवा स्मृति में घर कर चुके व्यक्ति, घटना, स्थान आदि के बारे में साहित्यिक लेखन संस्मरण कहलाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से जुड़ी घटना, व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में लिखता है। थोड़ी सी इन दिनों में तबीयत सही नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से जुड़ी घटना, व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में लिखता है। संस्मरण आत्मकथा इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन को गहराई से व्यक्त किए जाने की संभावना उसमें नहीं होती, हालांकि ये एक आत्मनिष्ठ विधा है। संस्मरण आत्मकथा इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन को गहराई से व्यक्त किए जाने की संभावना। संस्मरण हम यूँ कह सकते हैं कि पूरे जीवन के बारे में नहीं लिखे जा सकती, और अपने आप को गहराई से हम व्यक्त नहीं कर सकते। कि जब हम अपने आप को ही अगर इतना महत्व दे दें तो हमारी स्मृतियाँ जो किसी दूसरों के साथ जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है या किसी स्थान विशेष के साथ जुड़ी हुई है, क्या व्यक्ति केवल अपनी जगह बैठा बैठा इसी के संपर्क में नहीं आए तो क्या उसकी कोई स्मृतियाँ बनेगी? मुझे नहीं लगता बनेगी। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, कहीं जाता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, तो फिर उसकी स्मृतियों में क्या होगा? क्या उसकी स्मृतियों में कोई रंग, कोई आकार, कोई रूप होगा? तो हम अगर स्मृतियों के बजाय अपने आप को महत्व दें, अपना ही पूरा जीवन, अपने जीवन की समस्त घटनाएं, हालांकि आत्मकथा में भी संस्मरण होते हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ कि आपस में विधाएं इतनी मिली जुली हैं कि इनके बारे में अलग अलग से यूँ बिल्कुल सटीक यूँ कह देना कि संस्मरण में ये होता है और ये नहीं होता, ऐसा बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन यह आत्मकथा नहीं होती क्योंकि इसमें पूरे जीवन को गहराई से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि आत्मनिष्ठ विधा होती है। आत्मनिष्ठ विधा कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति इससे अलग नहीं रह सकता, तटस्थ नहीं रह सकता। संस्मरण की फिर यात्रा कहाँ से शुरू होती है? भारतेंदु ने कुछ आप बीती, कुछ जग बीती में संस्मरणात्मक प्रतिभा का परिचय दिया, लेकिन संस्मरण विधा की शुरुआत द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हुई। इसको हम हल्की शुरुआत कह सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अनेक संस्मरण लिखे गए। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत और सभा की सभ्यता आदि संस्मरण लिखे। भारतेंदु युग में संस्मरण नहीं लिखे गए। द्विवेदी युग में कुछ पत्रिकाओं में, हालांकि गद्य की परिष्कार के लिए और सरस्वती पत्रिका बहुत जानी और मानी जाती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी योगदान हम सब समझते हैं और जानते हैं, मानते भी हैं। लेकिन यहाँ भी संस्मरण बहुत कम लिखे गए और हम यूँ नहीं कह सकते कि कोई पुस्तकाकार के रूप में संस्मरण प्रकाशित हुए। द्विवेदी युग में ही पुस्तक के रूप में एक पुस्तक का उल्लेख मिलता है, हरिओध जी के संस्मरण। हरिओध जी के संस्मरण के बारे में डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बारे में जो पंक्ति आई है वो मैंने शामिल यहाँ पे की है कि द्विवेदी युग में ही पुस्तक के रूप में संस्मरण की उल्लेखनीय रचना हरिओध जी के संस्मरण है। यद्यपि इस पुस्तक पर वेणी माधव शर्मा का नामोल्लेख लेखक के रूप में किया गया है, किंतु कृति के निवेदन से यह ज्ञात होता है कि इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो द्विवेदी युग में कुछ छिटपुट संस्मरण लिखे गए, उसके बाद में पुस्तक के रूप में ये संस्मरण आए। अब इसके बाद में हम प्रसिद्ध संस्मरण लेखकों की अगर बात करें, उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, बहुत सारी ऐसी रचनाएं भी है जिसमें रेखा चित्र भी शामिल है, तो उन रचनाओं को मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। और रेखा चित्र में भी हालांकि रेखा चित्र में बहुत कम लेखकों हम शामिल कर पाए हैं, तो यहाँ प्रसिद्ध संस्मरण लेखकों की बात करते हैं। इलाचंद्र जोशी की जो किताब नहीं आई थी, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, सुधा पत्रिका में इनका संस्मरण प्रकाशित हुआ था 1921 में। हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के बाद की बातें अब यहाँ से शुरू होती है। लेकिन पद्म सिंह शर्मा का जो पद्म पराग है, पद्म पराग में रेखा चित्र भी है और संस्मरण भी है। इस संग्रह से संस्मरण विधा को नई पहचान मिली। कई बार यह भी होता है कि शुरुआत इसकी पूछ ली जाती है कि संस्मरण की शुरुआत किस पुस्तक से मानी जाती है और कहाँ से शुरुआत मानी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि रेखा चित्र और संस्मरण दोनों की शुरुआत इस पुस्तक से मानी जाती है। इन दोनों विधाओं के लिए पद्म पराग का वास्तव में बड़ा महत्व है और यहाँ से फिर संस्मरण विधा के रूप में स्थापित होती है। पहले जो लिखे गए वो या तो किसी प्रकार की श्रद्धांजलि के स्वरूप लिखे गए या अपनी स्मृतियाँ उसमें लिखी गई, लेकिन एक स्वतंत्र विधा के रूप में, एक पुस्तकाकार के रूप में पद्म पराग को बड़ी ख्याति मिली। जनार्दन प्रसाद द्विज चरित्र रेखा जो 1943 में प्रकाशित हुई, उनकी पुस्तक, शांति प्रसाद द्विवेदी रेखा चित्र और संस्मरणों के लिए जाने जाते हैं। पंचचिन्ह नाम की उनकी जो पुस्तक है 1946 में प्रकाशित हुई। शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग,
इसी में रेखा चित्र भी है, इसी में संस्मरण भी है। 1946 में प्रकाशित हुई। सेठ गोविंद दास की स्मृतिकरण भदंत आनंद कौशलैन जो भूल न सका 1947 में प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा की सभी रचनाओं को बहुत से लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र मानते हैं। एक रचना मैंने यहाँ रखी है, बाकी सब रेखा चित्र में शामिल की गई है। तो स्मृति की रेखाएं 1947 में प्रकाशित हुई। इसमें भी रेखा चित्र और संस्मरण की है मिलीजुली रचना कही जा सकती है। सत्यवती मलिक की अमिट रेखाएं 1951 में प्रकाशित हुई। ये जो रचनाएं मैंने यहाँ पे शामिल की हैं, काफ़ी सोच विचार के शामिल की हैं। हो सकता है कोई रह गई हो, या हो सकता है दाएं बाएं हो गई हो, क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र वर्तमान में और एक दौर में इतने ज़्यादा लिखे गए कि सभी लेखकों को इतनी छोटी क्लास में, इतनी छोटे वीडियो में शामिल कर पाना संभव नहीं है। फिर भी पूरी कोशिश की गई है कि जितने किए जा सकें वो कर सकें। बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य, और संस्मरण नाम से अलग से उन्होंने एक प्रकाशन निकाला। महापुरुषों की खोज में 1983 में लास्ट तक ये लिखते रहे। इसके बाद में जैनेन्द्र का ये और वे, जैनेन्द्र बहुत बड़े कथाकार हैं। 1954 में उनकी ये किताब आई। देवेंद्र सत्यार्थी, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे। यात्रा वृत्तांत भी एक प्रकार के संस्मरण ही होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इनकी संस्मरण की पुस्तकें और काफ़ी अच्छी पुस्तकें मानी जाती है। बचपन की स्मृतियाँ 1955 में प्रकाशित हुई, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। 1957 और मेरे असहयोग के साथी, यह पुस्तक भी इनकी संस्मरण की पुस्तक मानी जाती है। नागार्जुन की पुस्तक है साहित्यिकों के संस्मरण नाम से एक दो और किताबें भी या संपादित पुस्तकें प्रकाशित हुई बाद में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रेखा चित्र और संस्मरण दोनों में इनका बहुत महत्वपूर्ण नाम माना जा सकता है। एक पुस्तक यहाँ पे शामिल की गई है और बाकी पुस्तकें रेखा चित्र में इनकी शामिल की गई है। जिंदगी मुस्काई 1953 में प्रकाशित हुई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत जाने माने प्रसिद्ध संस्मरणकार और रेखा चित्रकार माने जाते हैं, और रेखा चित्रों में उनका, जैसे महादेवी वर्मा के बाद में मुझे लगता है कि इनका बड़ा नाम आता है। मुझे याद है मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन। असल में मुझे लगता है कि जैसे उपन्यास पढ़े जाते हैं, जैसे कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, जैसे नाटक पढ़े जाते हैं, ऐसे शायद संस्मरण नहीं पढ़े जाते थे। लेकिन जब उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन, इनकी ये किताब आई 1956 में, और यह पुस्तक इतनी मकबूल हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई, इसको लोगों ने और पाठकों ने उपन्यास की तरह पढ़ा। आवारा मसीहा को जीवनी कम, उपन्यास ज़्यादा समझते हैं। कुछ ऐसी रचनाएं होती है जो कथेतर, जिसको हम कह सकते हैं कथेतर विधाएं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कथाएं इतनी ज़्यादा और इतनी रोचक होती हैं, और कई करैक्टर ऐसे होते हैं, कई चरित्र ऐसे होते हैं। मंटो अपने आप में ऐसा चरित्र है, शरद चंद्र अपने आप में ऐसा चरित्र है, जिनके बारे में कुछ भी लिखा जाए वो मुझे लगता है कि उसमें कथात्मकता रहेगी ही रहेगी। मंटो मेरा दुश्मन बहुत प्रसिद्ध और बहुत मकबूल संस्मरण पुस्तक कही जा सकती है। ज़्यादा अपनी कम पराई। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के लिए जाने जाते हैं। असल में उनके निबंध हैं, संस्मरण हैं, वो सब शिकार के लिए जाने जाते हैं। मैं ये भी आपको कह रहा था कि असल में संस्मरण में कहानी भी होती है, संस्मरण में डायरी जैसा भी होता है, संस्मरण में आत्मकथा जैसा भी होता है और जीवनी जैसा भी होता है। थोड़ा थोड़ा सबका मिला के संस्मरण बनता है। श्री राम शर्मा का जो रचनाएं हैं वो प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं 1957 में आई। माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पांव, हरिवंश राय बच्चन की नई पुराने झरोखे जो 1962 में आई। दिनकर ने लोकदेव नेहरू, असल में ये श्रद्धांजलि संस्मरण इसको कहा जा सकता है। संस्मरण लिखे जाने के अनेक कारण हैं। कोई ऐसा चरित्र जो बहुत अधिक जोर मारने लगे भीतर अभिव्यक्ति के लिए, बहुत लेखक बहुत व्यग्रता महसूस करे, बहुत व्याकुल महसूस करे, तब कोई चरित्र बाहर आता है। किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी संस्मरण लिखे जाते हैं। किसी व्यक्ति की, कई बार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बहुत नामी नहीं होते, जैसे भक्तिन है, बहुत प्रसिद्ध, मतलब नामी व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन महादेवी वर्मा के निकट रही, और जब उन्होंने भक्तिन के बारे में लिखा तो पूरे हिंदी साहित्य ने भक्तिन को जाना
और वास्तव में महसूस किया कि बहुत छोटे छोटे आम आदमी के अंदर भी कितनी प्रकार की बातें और कितने प्रकार के व्यक्तित्व के आयाम हैं वो छिपे रहते हैं, और उनसे हम संवेदनशील होते हैं, उनसे हम अपने भावों में उतार चढ़ाव पाते हैं। और साहित्य का काम यही होता है कि कुछ जो हमारे भीतर जो सोया पड़ा है उसको जगाए, और जो एक प्रकार से बार बार हम जिस चीज़ों को भूल जाते हैं, भावनाओं को हम अपने लौकिक जीवन में सभी भावनाओं को हम एक साथ नहीं देख पाते। जिंदगी है, वो जीवन है, वो एक रस में चलता रहता है, लेकिन साहित्य में एक ही रचना के भीतर हम अनेक भावों से संपृक्त हो पाते हैं। तो साहित्य का ये जो काम है वो किसी आम कैरेक्टर से भी, आम चरित्र से भी किया जा सकता है। ये महादेव वर्मा जैसे गद्यकारों के लिए बहुत मुझे लगता है कि बड़ी प्रतिभा की बात रही, उन्होंने ऐसा किया। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लिए जाने जाते हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, सृजन के सेतु। असल में हमें संस्मरण से एक फ़ायदा और भी होता है कि हम ऐसे साहित्यकारों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, आपस में उनके मिलने जुलने के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे किस किस प्रकार के साहित्यिक आंदोलन चलाए और कैसे साहित्य ने नए आयाम लिए, उनके बारे में जान सकते हैं। अगर हम काशीनाथ सिंह के संस्मरण पढ़ें तो हम जानेंगे कि बनारस का साहित्यिक परिवेश कैसा था और कैसे वहाँ पे साहित्यिक माहौल है वो, उसमें किस किस प्रकार की रचनाएं सामने आई और कैसे कैसे लोग वहाँ पे रहते थे। ये सब हमें जानने का मौका मिलता है। शांति प्रिय द्विवेदी, स्मृतियाँ और कृतियाँ, अनीता राकेश, मोहन राकेश की पत्नी, चंद सतरे और भगत सिंह मेरे क्रांतिकारी साथी, कृष्णा सोबती की हम हसमत के 3 खंड आए। ये 1900 पहला खंड 1977 में, 1998 और 2012 में तीसरा खंड इनका आया। भारत भूषण अग्रवाल, लीक अली, राजेंद्र यादव, औरों के बहाने, वे देवता नहीं हैं, यह 2000 में आया। राजेंद्र यादव जो वे देवता नहीं है, इसके बारे में डॉक्टर पल्लव कहते हैं कि यह ऐसे साहित्यकारों के बारे में है जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं। हम किसी भी व्यक्ति से जब प्रभावित होते हैं, हम उसको अपना आदर्श या अपना प्रेरणा स्रोत समझते हैं, तो हमें यूँ लगता है कि वो बहुत कोई महान और बहुत कोई हमसे दूर की चीज़ होगी, इस लोक की चीज़ वो नहीं होगी, इस लोक का व्यक्ति वो नहीं होगा। लेकिन राजेंद्र यादव की ये जो पुस्तक है वो ये बताती है कि बहुत बड़े महान साहित्यकार भी हमारे जैसे ही होते हैं, और सबके जीवन में, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए किसी प्रकार से, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो किसी प्रकार की महान हस्ती हो, उसके जीवन में आम जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, वो सब उसके जीवन में भी रहती हैं। इसलिए वे देवता नहीं है, ऐसा डॉक्टर पल्लव कहते हैं। राम कुमार वर्मा, संस्मरणों के सुमन, उनकी एक पुस्तक आई थी 1982 में। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक बहुत बाद में, वन तुलसी की गंध, 1984 में प्रकाशित हुई। अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया, 1981 में, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। अज्ञेय, स्मृति के गलियारों से, स्मृति लेखा 1982 में प्रकाशित हुई। पद्मा सचदेव, जम्मू जो कभी शहर था, यह संस्मरण पुस्तक भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। हरिशंकर परसाई, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, 1989 में प्रकाशित हुई। विष्णुकांत शास्त्री, सुधियाँ उस चंदनवन की, 1992 में प्रकाशित हुई। काशीनाथ सिंह, याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। घर का जोगी जोगड़ा ये 2006 में इनकी आई महत्वपूर्ण संस्मरण पुस्तक कही जा सकती है, और इसके सारे संस्मरण डॉक्टर नामवर सिंह की स्मृति में लिखे गए हैं। अमृत राय, जिनकी याद हमेशा आती रहेगी। रामदर्श मिश्र, स्मृतियों के छंद, पड़ोस की खुशबू, 1999 में प्रकाशित हुई। दूधनाथ सिंह, लौट आओ धार, 1995 में प्रकाशित हुई। रविंद्र कालिया, सृजन के सहयात्री। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब को कुछ लोग उनकी आत्मकथा में भी शुमार करते हैं। कांति कुमार जैन, लौट कर आना नहीं होगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, बैकुंठपुर में बचपन। असल में कांति कुमार जैन के बारे में काफ़ी प्रकार की बातें पत्रिकाओं में आदि में पढ़ने को मिलती हैं कि संस्मरण हम यूँ कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में संस्मरण के जो लेखक हैं उसमें कांति कुमार जैन बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने हंस पत्रिका के अंदर इस प्रकार के संस्मरण लिखे। एक धारावाहिक के रूप में लोग उनके संस्मरण का इंतजार करते थे, एक धारावाहिक के रूप में संस्मरण लिखे। और डॉक्टर पल्लव यहाँ तक कहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमेबाजी, लिखा पढ़ी की भी नौबत इनके लिए आई, काफ़ी विवादित इनके संस्मरण रहे।
उन्होंने जीवित व्यक्तियों पर संस्मरण लिखे। नीचे एक लाइन में लिखा भी है, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया और कांति कुमार जैन आदि ने जीवित लोगों पर संस्मरण लिखे। तो इनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेबाक संस्मरण जो कहे जा सकते हैं कांति कुमार जैन की। तो कांति कुमार जैन अपनी इस बेबाक कहने की प्रतिभा के कारण वर्तमान में और बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाते हैं और ये याद किए जाते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जो संस्मरण पुस्तक है वो है लखनऊ मेरा लखनऊ, 2000 में प्रकाशित हुई। कृष्ण बिहारी मिश्र, नेह के नाते अनेक। विश्वनाथ त्रिपाठी की नंगा तलाई का गांव असल में एक आत्मकथा है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने इसको संस्मरण में भी शामिल किया है। गंगा स्नान करने चलोगे, इसमें बड़े बड़े साहित्यकारों पर संस्मरण लिखे गए हैं। इसमें एक संस्करण इन्होंने नामवर सिंह पर भी लिखा है, हक अदा न हुआ, जो नामवर सिंह की षष्ठी पूर्ति पर लिखा गया था। बलदेव बंसी, ये 2 संस्मरणों का जिक्र डॉक्टर पल्लव करते हैं अपने आख्यान में, और वो बताते हैं कि ये ऐसे संस्मरण हैं जो वर्तमान काल में और अलग प्रकार से लिखे गए हैं। बलदेव बंसी असल में दिल्ली टी हाउस से जुड़ी हुई यादें, एक स्थान विशेष से जुड़ी हुई यादें, और उन यादों के माध्यम से किस प्रकार कौन कौन से व्यक्ति हमारे मानस जगत में प्रवेश करते हैं। हम दिल्ली टी हाउस को अगर पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से हम दिल्ली टी हाउस में बैठने वाले लोग, वहाँ से जुटने वाले लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। जेएनयू में नामवर सिंह, यह सुमन केसरी द्वारा संपादित संस्मरण पुस्तक है, और इस पुस्तक में भी जेएनयू में जब नामवर सिंह रहे तो उनके समय में किस किस प्रकार की और उनकी यादों को संजोते हुए यह लिखा गया है। इसके बाद में हम बात करें रेखा चित्रों के बारे में, जैसे कि इसमें 2 शब्द हैं, रेखा और चित्र। तो रेखा शब्द है वो भी चित्रकला का है, और चित्र भी चित्रकला का शब्द है। तो रेखाओं के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ साहित्य के अंदर जो उपकरण है वो रेखाएं न होकर शब्द होती हैं, इसलिए यहाँ रेखाओं के द्वारा न बनाकर शब्दों के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं। रेखा चित्र में कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसमें साधन शब्द हैं, रेखाएं नहीं हैं, इसलिए इसे शब्द चित्र या स्केच भी कहा जाता है। शब्दों से चित्र उपस्थित कर देने वाली विधा को रेखा चित्र कहा गया। असल में मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई रचना नहीं है जिसमें इमेज या चित्र नहीं बनता हो, और जब हम पढ़ें किसी रचना को और चित्र नहीं बने तो वास्तव में उस रचना की कमजोरी कही जा सकती है। लेकिन यहाँ रेखा चित्र शब्द की एक सामान्य सी परिभाषा हम देखें तो शब्दों से चित्र सा उपस्थित कर देने वाली विधा को रेखा चित्र कहा गया। अगर किसी व्यक्ति के डील डोल, स्वभावशील, वेशभूषा, चाल ढाल, स्वभाव, प्रकृति का इस तरह चित्रण किया जाए कि उस व्यक्ति का पूर्ण चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो उठता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इसमें शब्द से चित्र बनते हैं। मेरा कहने का मतलब इतना है कि इसमें कि जब हम किसी को, जहाँ स्मृतियाँ प्रधान हो, जहाँ भावना प्रधान हो, और जहाँ हम किसी को याद करते हुए लिखें और उसके साथ हुई बातें, उसके साथ हुई घटनाएं, उसके साथ वो कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, ये सब हम बातें लिखें तो वो संस्मरण होता है। लेकिन किसी रचना में हम शुरुआत से लेकर अंत तक इतना कह दें कि उसकी एक एक बात, उसके कपड़े, उसके वस्त्र, उसके बाल बनाने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, उसका काम, उसका आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व, उसके जूते, उसको क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, पूरा चित्र उपस्थित हो जाए तो हम उसको फिर रेखा चित्र कह सकते हैं। मुझे लगता है इतना ही अंतर होगा। संस्मरण में स्मृतियां अधिक प्रधान होती है, वहीं रेखा चित्र में व्यक्ति का चित्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। संस्मरण अथवा रेखा चित्र प्रामाणिक होते हैं, इसमें कल्पना का प्रयोग बड़ी सावधानी से होता है। प्रामाणिक से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको कल्पना से नहीं लिख सकते। आप किसी के बहुत अच्छे संपर्क में रहे हैं और बहुत गहरे तक आप उससे जुड़ गए हैं, तभी आप संस्मरण या रेखा चित्र लिख पाते हैं, अन्यथा नहीं लिख पाते हैं। संस्मरण अथवा रेखा चित्र प्रामाणिक होते हैं, इसमें कल्पना का प्रयोग बड़ी सावधानी से होता है। इसमें रचनाकार का संपृक्त होना आवश्यक है। अगर हम किसी के बारे में संस्मरण लिख रहे हैं या हम किसी के बारे में रेखा चित्र लिख रहे हैं तो हमारा उससे जुड़ाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कहानी नहीं है। कहानी तो रेखा चित्र या संस्मरण में भी हो सकती है, लेकिन असल में ये कहानी विधा में इसलिए शामिल नहीं किया जा सकती क्योंकि कहानी विधा में कथाकार जरूरी नहीं है शामिल हो।
वह अलग खड़ा हो सकता है, वह तटस्थ हो सकता है, वह कहीं भी नहीं आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ रचनाकार का संपृक्त होना आवश्यक है। संस्मरण में कहानी, रेखा चित्र, डायरी जैसी कई विधाएं आ जाती है। संस्मरण में चित्र बन जाते हैं, सभी जगह बनते, तो यहाँ भी बनेंगे। और रेखा चित्र में स्मृतियां भी काम में ली जाती है। ये चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि आपस में इसमें जो अंतर है वो बहुत झीना है और बहुत कमज़ोर है। आपस में हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे दो तालाब के बीच में अगर एक छोटी सी खाई अगर कर दी जाए तो दोनों तालाबों का पानी आपस में मिलता जुलता रहता है। कब कौन से तालाब का पानी कौन से तालाब में चला गया ये हम नहीं देख पाते और अंतर नहीं कर पाते, तो ऐसा ये है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र के स्वरूप के बारे में सैद्धांतिक विवेचन किया है। एक परिभाषा हम पढ़ लेते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छा चित्र खींचने के लिए कैमरे का लेंस बढ़िया होना चाहिए और फिल्म भी काफ़ी कोमल या सेंसिटिव, उसी प्रकार साफ चित्रण के लिए रेखा चित्र में विश्लेषणात्मक बुद्धि तथा भावुकतापूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। विश्लेषणात्मक बुद्धि और भावुकतापूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, ऐसा बनारसी दास चतुर्वेदी मानते हैं। संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। यह हम चर्चा शुरुआत से कर रहे हैं कि ये आपस में इतनी बहुत मिलीजुली विधाएं हैं। अब रेखा चित्र, जैसे हमने कहा कि संस्मरण और रेखा चित्र दोनों का विकास है वो द्विवेदी युग के बाद में हो पाया, तो हम शुरुआत में जो छोटी छोटी रचनाएं देखने को मिलती है या किस प्रकार से रेखा चित्र का विकास हुआ उसके बारे में एक बात हम यहाँ पे देखेंगे। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हमारे साथी और प्रकृति के प्रांगण नामक ग्रंथों में संकलित हैं। एक स्वतंत्र विधा के रूप में रेखा चित्र को स्थापित करने का श्रेय पद्म सिंह शर्मा को, पद्म पराग को दिया जा सकता है, जिसमें संस्मरणात्मक निबंध और रेखा चित्र दोनों का संकलन मिलता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त ने इस विधा को स्थापित करने के लिए रेखा चित्र नामक से एक अलग से पुस्तक निकाली जो 1940 में प्रकाशित हुई। उससे एक साल पहले हंस पत्रिका में एक रेखा चित्र विशेषांक निकला था श्रीपत राय के संपादन में। यह वास्तव में रेखा चित्र के लिए और उसकी यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसमें बनारसी दास चतुर्वेदी सहित अन्य हिंदी लेखकों के रेखा चित्र प्रकाशित हुए। बनारसी दास चतुर्वेदी ने मधुकर, एक पत्रिका थी, उसके रेखा चित्र विशेषांक का भी संपादन 1946 में किया था। इसके अलावा हम रेखा चित्र के विशेष रचनाकारों के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे संस्मरण लेखकों में भी हम रेखा चित्रों को शामिल कर चुके हैं, ऐसी पुस्तकों को शामिल कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में थोड़ा थोड़ा सैद्धांतिक पढ़ के और थोड़ा उनकी विशेषताओं को या परिभाषाओं को देख करके उसके बाद में रचनाएं हैं वो एक साथ आप याद कर सकते हैं और अलग अलग से इनको छांटने की जहमत नहीं करें तो बेहतर है। मुझे लगता है कि आपसे किसी भी पुस्तक में, किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास में, किसी भी विद्वान के व्याख्यान में देखें तो दोनों का एक साथ जिक्र होता है, इसलिए आप इनको एक साथ पढ़ें। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा 1937 में प्रकाशित हुई। रेखा चित्र के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण किताब कही जा सकती है। हालांकि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, संस्मरण में हमने लिख दिया है कि रेखा चित्र की इससे पहले ही 1929 में पद्म पराग पुस्तक प्रकाशित हुई थी पद्म सिंह शर्मा की, वहाँ से हम शुरुआत मान सकते हैं इनकी, लेकिन उसका दूसरी बार उल्लेख नहीं किया गया है। बनारसी दास चतुर्वेदी, इनकी रचना सेतुबंध और रेखा चित्र, ये दो रेखा चित्रों की किताबें कही जा सकती है। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा 1938 में, माटी की मूर्तें जिसका जिक्र मैंने किया था 1946, इसे कभी कभी संस्मरण में भी शामिल किया जाता है। गेहूं और गुलाब बहुत ख्याति प्राप्त रचना कही जा सकती है। और मील के पत्थर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रेखा चित्रों की रचनाएं मानी जा सकती हैं। विष्णु प्रभाकर, जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, इसे यात्रा वृत्तांत में भी शामिल किया जाता है। तो जहाँ कोई विशेष बात है तो उसको मैंने लिख दिया है। उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी रचना है रेखाएं और चित्र। महादेवी वर्मा, इन्होंने संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे। महादेवी वर्मा के बारे में एक अलग से वीडियो बन सकता है। इनका जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, केवल मनुष्य ही नहीं, अपने आसपास के जीव जगत, जीव जंतु, पशु पक्षी
और पूरे परिवेश उनके यहाँ उद्घाटित होता है। उनकी स्मृतियाँ पूरे परिवेश के संदर्भ में हैं, उनके चित्र पूरे परिवेश के संदर्भ में हैं। और इतना बेहतर वो शायद इसलिए लिख पाई क्योंकि वो चित्रकला की प्रेमी भी थीं और खुद चित्र भी बनाती थीं। तो साहित्यकार होने के नाते उनके जितना उनकी पकड़ शब्दों पे थी, उतनी ही चित्रकला से प्रेम होने के कारण उनकी रेखाओं पर भी पकड़ थी। इसलिए उनके रेखा चित्र संस्मरण बन गए और संस्मरण रेखा चित्र बन गए। और अलग से इनको एक अध्ययन किया जा सकता है संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहते हुए। ये सब अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार, शिव पूजन सहाय की हम चर्चा कर चुके हैं। वे दिन वे लोग, माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाँव, डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब, इसको भी संस्मरण में भी रखा जाता है। जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, स्वयं प्रकाश, हम सफरनामा। और नए संस्मरणात्मक साहित्य में या नए रेखा चित्र साहित्य में यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ममता कालिया, कल परसों के बरसों। हो सकता है और भी कुछ किताबें रह गई हो, और भी कुछ बातें रह गई हों। रहने को बहुत कुछ रह जाता है, लेकिन जितना मैं कह पाया, जितनी मेरी समझ थी, उतनी मैंने बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।